नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपने म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स को तो समझ लिया कि म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, एसआईपी में करता हूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पर क्या आपको ये दिक्कत आती है कि मैं अपना म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको कैसे बनाऊं? क्योंकि ये दिक्कत बहुत से लोगों के साथ आ रही है, जिसके रिगार्डिंग लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि सर अगर हम अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि पोर्टफोलियो बनवाने के भी लोग आजकल पैसे लेने लगे हैं। तो अगर आप आज की वीडियो को ध्यान से समझेंगे तो आप अपने लिए कैसे एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं, कैसे आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो अपने लिए बना सकते हैं, ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में डिटेल में क्लियर हो जाएगा, और वो भी एकदम फ्री में। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसीलिए अभी से लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, देखिए अब ये पोर्टफोलियो हम लोग बनाएं कैसे। इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए मैंने कुछ 6 या 7 पॉइंट्स आप लोगों के लिए रखे हैं। इन पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स को क्लियर होने के बाद, जब ये पॉइंट्स आप समझ जाएंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मैं अपने लिए कैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकता हूं। मेरे लिए म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए सभी म्यूचुअल फंड्स सभी के लिए बढ़िया नहीं हो सकते। किसी के लिए कोई सा म्यूचुअल फंड अच्छा है तो किसी के लिए म्यूचुअल फंड की कोई और स्कीम अच्छी हो सकती है। चलिए समझिए। देखिए, पहले कुछ पॉइंट्स ही मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करना, रिस्क को समझना, राइट मिक्स करना। एसआईपी रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, इसको समझना। फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया, रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो और कुछ कॉमन मिस्टेक्स। ये टोटल 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंट्स को मैं अब एक एक करके डिटेल में क्लियर आप लोगों के सामने करता हूं। सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट गोल डिसाइड करना। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट का जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप किस चीज़ के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। मान लीजिए आपको लगा कि ठीक है यार, एसआईपी करनी चाहिए, मैं भी कर देता हूँ 5,000 रुपये महीना की। स्टार्ट तो कर दी, लेकिन क्या सोचकर आपने एसआईपी स्टार्ट करी? आपको बच्चों की शादी के लिए पैसा जमा करना है, आपको आने वाले 4 से 5 साल में कोई नई गाड़ी खरीदनी है, आपको फ्यूचर में घर खरीदना है, आपको रिटायरमेंट का प्लान करना है। गोल सबसे पहले डिसाइड करना है, क्योंकि जब आपका गोल डिसाइड होगा तभी आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। कारण क्या है वो भी समझाता हूं। देखिए, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि तभी सही म्यूचुअल फंड आप चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर में कोई कार खरीदनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स के लिए निवेश करेंगे। ठीक है। अब आपका रिटायरमेंट का प्लान है, मान लीजिए कि आपको, मैं तो भैया रिटायरमेंट के लिए अपनी एक एसआईपी चलाना चाहता हूँ। यानी कि आप क्या होगा, इसमें हो सकता है कि 20 ईयर्स तक एसआईपी को कंटिन्यू रखें, अगर आप 40 में भी शुरू करते हैं। बाकी सभी के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए आपको बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए निवेश करना है, कोई एसआईपी आपने स्टार्ट करी कि मैं तो बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए करूँगा। इसमें क्या होगा, आप हो सकता है कि 10 ईयर्स के लिए एसआईपी को कंटिन्यू करें। अब ये सवाल मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ कि आपका गोल डिसाइड होना ज़रूरी है। कारण क्या है, जब आप 5 साल के लिए कोई एसआईपी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकते। आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको यहाँ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स को चूज करना होगा, ताकि आपका कुछ पैसा डेट में भी रहे और कुछ पैसा आपका इक्विटी में रहे। अब रिटायरमेंट की प्लानिंग है, 20 ईयर्स के लिए निवेश करना है, तो यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर आप इक्विटी में रख सकते हैं। इक्विटी, थोड़ा सा ये गलत हो गया, यहाँ ज़्यादा जो एक्सपोजर है वो ईजिली यहाँ पर इक्विटी में रखा जा सकता है, ताकि आपको यहाँ मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है। अगर आप 10 ईयर्स के लिए कर रहे हैं तो आपको मिक्स कर सकते हैं इसको, कुछ पैसा इक्विटी में रख सकते हैं, कुछ पैसा आप हाइब्रिड में रख सकते हैं या डेट में डाल सकते हैं। इस तरह से अगर गोल डिसाइड होगा तो म्यूचुअल फंड चूज करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। इसलिए जब भी निवेश स्टार्ट करें, सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें कि आज मैं एसआईपी शुरू कर रहा हूं तो मैं किस चीज़ के लिए एसआईपी शुरू कर रहा हूं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं कितने साल तक एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा। और देखिए, अगर गोल आपका पूरी तरह से क्लियर होगा तो एसआईपी भी बीच में बंद नहीं होगी। मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए आपने एसआईपी स्टार्ट करी है, तो जब तक आप 60 के नहीं हो जाते, वो एसआईपी आपकी रिटायरमेंट के लिए, आप उसको ना बंद करेंगे ना विड्रॉल करेंगे, क्योंकि एक भाव हमारे जुड़ जाते हैं, एक टारगेट हमें मिल जाता है कि इसके लिए एसआईपी है, तो तब तक इसको हम चलाएंगे। ठीक है। तो पहले पॉइंट पे हमने बात करी, ये क्लियर होना ज़रूरी है कि हमारा गोल क्या है। अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है रिस्क को समझना। रिस्क को समझना ज़रूरी है। रिस्क, देखिए सभी की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। सब एक बराबर रिस्क नहीं ले सकते। मान लीजिए मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मैं मार्केट का ज़्यादा जोखिम ले सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना मैक्सिमम पैसा कोशिश करूंगा स्मॉल कैप में डाल दूं या फिर मैं मिड कैप में डाल दूं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकता है कि आप कंजर्वेटिव हो या फिर आप मॉडरेट टाइप के हों कि मैं रिस्क कम लूँगा या मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो रिस्क को समझना ज़रूरी है। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो स्मॉल कैप में, मिड कैप में आप अपना पोर्शन बढ़ा सकते हैं और लार्ज कैप स्टॉक्स में कम रख सकते हैं। अगर आप एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, मॉडरेट है, आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो थोड़ी सी मॉडरेट है, यानी कि आप रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहते, आपके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिड को रखिए, कोशिश कीजिए ज़्यादा पैसा लार्ज कैप की तरफ रखने की, फ्लेक्सी कैप को ऐड कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहें कि आप और थोड़ा सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव भी देख सकते हैं। कंजर्वेटिव आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप अपने पैसे को डेट फंड्स में रख सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड में, जहां रिस्क आपका और भी घटता चला जाएगा। इस तरह से अपने रिस्क को समझना ज़रूरी है ताकि आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। इसी तरह से एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में मैं आपको आज क्लियर करूंगा। देखिए अगला है राइट मिक्स। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बनाया है इसको समझिए। राइट मिक्स, राइट मिक्स का मतलब है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे आपको मिक्स करना है। अब मान लीजिए आपका फाइनेंशियल गोल भी डिसाइड है कि मैं इस अपने टॉपिक कह रहा हूँ, इस गोल के लिए मैं अपने पैसे को निवेश कर रहा हूँ। आपने रिस्क को भी समझ लिया कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, मैं एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ या फिर मैं एक मॉडरेट टाइप का इन्वेस्टर हूँ। तो आपको मिक्स कैसे करना है म्यूचुअल फंड को, उसको समझिए। मैं एक मॉडरेट के हिसाब से लेकर चलता हूँ, ना एग्रेसिव ना कंजर्वेटिव। मान लीजिए मैं मीडियम टाइप का आदमी हूँ, मैं मीडियम रिस्क मार्केट का ले सकता हूँ। भैया SIP में निवेश कर रहा हूँ तो जोखिम तो है लेकिन बहुत ज़्यादा जोखिम में नहीं जाना चाहता, ठीक है। यहाँ क्या किया जा सकता है, आप जो आपका लार्ज कैप होगा यानी कि बड़ी कंपनियों में जो निवेश होगा वो आपको ज़्यादा रखना है। कितना रख सकते हैं आप, 60% के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि आपको एक मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर है। लार्ज कैप में निवेश 60%। अब आप इसमें इंडेक्स फंड को भी रख सकते हैं, आप इसमें ऐसे म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं जो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश करते हैं, ठीक है। आप यहाँ स्मॉल कैप या मिड कैप, इन दोनों में यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसमें कम निवेश कर सकते हैं। कितना, आप 20 से 25% आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से आप चल सकते हैं। बाकी का जो आपका पैसा बचता है, कुछ पैसा आप हाइब्रिड में डाल सकते हैं ताकि कुछ जो आपके पैसे का निवेश है वो डेट में भी चला जाए। हाइब्रिड में आपको कुछ ऐसे फंड्स मिल जाएंगे, एग्रेसिव हाइब्रिड भी है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी है, आप उनको चूज कर सकते हैं। और जो बाकी का आपका पैसा बचेगा, लगभग 20% बचेगा या 15% बचेगा, वो आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने लिए एक राइट मिक्स बना सकते हैं। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, वो है हमारा SIP रेगुलर इन्वेस्टमेंट। ये पॉइंट मैंने क्यों रखा है इस पर भी चलते हैं। चलिए एक पेज ही चेंज कर लेते हैं। चलिए अगला जो मैंने पॉइंट रखा है वो रखा है SIP। दोस्तों ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो लोग म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करना चाहते हैं ना, वो लोग SIP के थ्रू स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए अभी हम नए नए इन्वेस्टर हैं, SIP के बारे में अभी समझना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो क्यों मैं लमसम निवेश करूं, क्यों मैं अपना एक साथ पूरा पैसा डाल दूं, क्यों ना मैं SIP से स्टार्ट करूं। मान लीजिए मेरे पास 50,000 रुपये हैं, वो मैं लमसम करना चाहता हूँ। मत कीजिए अभी, आप क्या कीजिए 5-5 हज़ार रुपये करके 10 मंथ तक SIP कर दीजिए। उसके बाद आपको SIP अच्छी लगती है तो इसी SIP को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। SIP आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बढ़िया बेनिफिट दे सकती है। कारण ये है, मान लीजिए हमारी स्टॉक मार्केट है, ये कभी अप होती है कभी डाउन होती है, ऐसे ऐसे ही चलती रहती है। अब जो आपकी SIP की इंस्टॉलमेंट है वो आपने यहाँ भी पे कर दी, वो आपने यहाँ भी पे कर दी, वो आपने यहाँ भी पे कर दी, वो यहाँ भी पे कर दी, यानी कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में दोनों सिचुएशन में आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म में आप बिगिनर हैं, SIP आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। देखिए SIP का बेनिफिट है, आपने 5,000 की SIP करी, लंबे समय तक चलाएंगे, निवेश कम होगा, कंपाउंडिंग के थ्रू रिटर्न्स ज़्यादा बढ़िया बन जाएंगे।
कारण क्या है, आपके पैसे से पैसा फिर बनता चला जाएगा। ये मैंने कई सारी वीडियोस में एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से दिखाया भी है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं, रिटर्न्स आपको 12-13% भी मिलते हैं, तो भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न्स आप यहां से बना सकते हैं। इसलिए बिगनर हैं तो कोशिश करनी है कि एसआईपी के थ्रू ही निवेश को स्टार्ट करना है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब आपको मान लीजिए फंड सिलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? यहां मैं लिख देता हूं फंड सिलेक्शन। इसका कुछ क्राइटेरिया है कि क्या वो पॉइंट्स हैं कि मैं अपने लिए सही फंड चूज कर पाऊं। देखिए, सबसे पहले तो उस फंड के, जो फंड आपको पसंद आ रहा है, उसके पास्ट रिटर्न्स देखिए। और पास्ट रिटर्न से मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने के या 1 साल के रिटर्न्स देखकर खुश हो जाएं कि बढ़िया रिटर्न्स थे निवेश कर दूं, या रिटर्न्स कम थे मैं निवेश ना करूं। उस फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में जाइए, उसकी 5 साल की 8 साल की पुरानी हिस्ट्री देखिए, कितने रिटर्न्स हैं, कितनी कंसिस्टेंसी है उसके रिटर्न्स में, मार्केट की गिरावट के टाइम पर कितना गिरा है, जब मार्केट में तेजी थी तो कितने रिटर्न्स दिए। इन चीज़ों को थोड़ा सा परखने के बाद निवेश कीजिए। दूसरा पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही आपके रिटर्न्स घट जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स में से माइनस किया जाता है, वो खर्चा है जो आपसे चार्ज किया जाता है। थर्ड पॉइंट, आप फंड मैनेजर को भी देख सकते हैं कि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, वो एक एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर है या फिर वो बिल्कुल अभी नए हैं। इसको देखकर आप अपने लिए एक फंड सही चूज कर सकते हैं। इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखकर अगर आप फंड चूज करेंगे अपने लिए, तो आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज जरूर कर पाएंगे। आइए कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो, इसको मैं आपको यहीं समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए अब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, आपने एसआईपी के थ्रू शुरू किया, आपने अपने लिए सही पोर्टफोलियो भी बना लिया कि मुझे लार्ज कैप में ज़्यादा रखना है, मिड कैप में कम रखना है। धीरे धीरे आपने एसआईपी, उसके बाद एक और स्टार्ट कर दी, उसके बाद एक और स्टार्ट कर दी। तब आपको क्या करना है, कुछ समय के बाद अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। आपको देखना है कि जो टारगेट मैं लेके चला था कि मुझे लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश रखना है, मैं रख पाया हूँ या नहीं है। ऐसा तो नहीं मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप में नई एसआईपी स्टार्ट करके अपना निवेश ज़्यादा बढ़ा दिया हो, या ऐसा तो नहीं मैंने लार्ज कैप में घट गया हो। तो इन चीज़ों को एक बार आप 1 साल में, मतलब एक बार तो कम से कम अपने पोर्टफोलियो को आपको देखना चाहिए कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है। अगर रीबैलेंसिंग की गुंजाइश बन रही है तो फिर से एक एसआईपी करके या लमसम करके आप उसको रीबैलेंस कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूचर में आपके जो गोल्स हैं फाइनेंशियल, वहां तक पहुंचने में आपको बिल्कुल यहां से आसानी हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रिस्क में आप जा रहे हो, और ऐसा भी ना हो कि आप रिटर्न्स कम बना रहे हो। इसलिए एक बार अपने पोर्टफोलियो को 1 साल में एक बार तो कम से कम ज़रूर देखें। अगला पॉइंट है कॉमन मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स हैं जो हम लोग कर देते हैं? सबसे पहली मिस्टेक तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मार्केट के गिरावट के टाइम पर अपनी एसआईपी को बंद कर देना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि ये सही टाइम होता है, आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केट के गिरावट के टाइम पे आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलती हैं, वो सही टाइम होता है निवेश करने का, लेकिन लोग उसी समय अपनी एसआईपी को बंद करते हैं और नुकसान झेलते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पर कुछ डेटा देखेंगे तो 3 से 4% लोग ही आपको एसआईपी में कंटिन्यू निवेश करते हुए मिलेंगे। मैक्सिमम लोग बंद कर देते हैं और रिटर्न्स अच्छे नहीं बना पाते। अगर एसआईपी से रिटर्न्स अच्छे बनाने हैं तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। दूसरी मिस्टेक, किसी भी फंड के बारे में बहुत जल्दी डिसीजन ले लेना कि यार ये फंड अच्छा है, रिटर्न्स अच्छा है, मैं निवेश स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, फंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है। थर्ड मिस्टेक, ज़्यादा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर देना, वो भी गलत है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। चौथी मिस्टेक, ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेना। की डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में मेरे को 10,000 रुपये की एसआईपी करनी है और 10 से 15 म्यूचुअल फंड ही मैंने रख लिए, वो भी सही नहीं है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोशिश करनी है 10,000 की एसआईपी है, 4 या 5 म्यूचुअल फंड्स रखिए, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन अपना पोर्टफोलियो रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो कुछ इस तरह से कुछ ये मिस्टेक्स हैं जिनसे अगर आप बचते हैं तो आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ 7 मैंने पॉइंट्स टोटल आपके लिए रखे थे। इनको अगर आप समझते हैं तो आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाएंगे, अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे और आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।